नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज सामाजिक कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का जो अर्थशास्त्र वाली बुक है उसका अंतिम चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को नोट्स की सहायता से हम देखने वाले हैं। तो इसमें वार्षिक परीक्षा 2025 में 1+1+1+2 यानी कि 1 नंबर का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का रिक्त स्थान और 1 नंबर का लघुरात्मक तथा 2 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय खराब करे करते हैं डिस्कस। सबसे पहला टॉपिक है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो क्या होती है? जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो यानी कि जिनका व्यापार जो है वो एक से अधिक देशों में होता है, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यह उन प्रदेशों में कारखाने स्थापित करती है कि जहां उन्हें सस्ता श्रम मिले, यानी कि सस्ते रेट पर मजदूर काम करने के लिए मिल जाए, तथा जो अन्य संसाधन चाहिए होते हैं कंपनियों को स्थापित करने के लिए, वो सभी चाहिए मिल सके। इससे उत्पादन लागत कम आती है और लाभ जो है वो फायदा है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में जब पूछा जाएगा तो आपको इतना मैटर सफिशिएंट है 2 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट है निवेश या विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, कि परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में खर्च की गई राशि को या मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब निवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ से आती है? बाहर से, विदेशों से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विदेशी निवेश। नेक्स्ट है फैक्ट है, भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कौन सी है? कारगिल फूड्स। भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो है सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी, तेल का मतलब खाने का तेल। ठीक है, अब इसने क्या करा कि भारतीय कंपनी थी परख परख फूड्स, इसको खरीद करके इसने जो है नंबर 1 पे आई है। तो परख फूड्स को इसने खरीदा। और ये जो कारगिल फूड्स से कहाँ की कंपनी है? अमेरिकी कंपनी, ये भी ध्यान रखना आपको। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? तो फोर्ड मोटर से वर्तमान में इसकी गाड़ियाँ आती हैं। और ये कंपनी भी जो है कहाँ की है? अमेरिका की है। और भारत कब आई थी? 1995 में कोई भारत आई थी, ये भी ध्यान रखना है। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में क्या सहायक होता है? विदेशी व्यापार। तो रिक्त स्थान में पूछ सकता है आपसे, तो भी ध्यान रखना है कि बाजारों को जोड़ने और एकीकरण में कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। तो पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। वैश्वीकरण किसे कहते हैं समझाइए? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं या वैश्वीकरण कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि वैश्वीकरण कब होगा? जब 2 देश आपस में व्यापार करेंगे। और व्यापार किसके माध्यम से करेंगे? किसी न किसी कंपनी के माध्यम से करेंगे। और जब दूसरे देश में कंपनी अपना कारखाना स्थापित करती है तो वो होती बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश एवं प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। बेहतर आय इनकम के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाएंगे? इनकम पाने के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा की तलाश में विभिन्न देशों में आवागमन लोगों का, यानी कि एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जा रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए और अच्छी इनकम के लिए। तो ये सभी वैश्वीकरण के दायरे में आते हैं। तो आप वैश्वीकरण पूछा जाएगा तो आप इतने बिंदु लिख सकते हैं, 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, अब वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से वैश्वीकरण प्रभावी हुआ है। अब इसका मतलब कि भाई प्रौद्योगिकी की वजह से लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। आजकल जो पानी के जहाज चलते हैं, वायुयान चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, तो ये क्या कर रही है? वस्तुओं को बहुत ही स्पीडली, फास्टली एक जगह से, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा रही है। तो ये प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट है नंबर 2, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स आदि का विश्व में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने एवं संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग भी जो है बिल्कुल वैश्वीकरण में जरूरी है। कोई भी आदमी जब बिजनेस करेगा तो बिना मोबाइल फ़ोन के उसका काम हो नहीं सकता, बिना संचार के उसका काम हो नहीं सकता। कंप्यूटर ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आज हम देखते हैं बिना कंप्यूटर के हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, इसकी भी डिजाइन कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से कंप्यूटर में ही बनी होगी। मकान का नक्शा कंप्यूटर में बनता है। तो बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो रहा है। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक या ईमेल भेज सकते हैं। अब वास्तविक जो डाक है पोस्ट ऑफिस से, उस डाक को पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, परंतु ईमेल 1 सेकंड में चला जाएगा। तो ये समय बचेगा तथा अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में हम बात कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा। विदेशी निवेश का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? तो 1991 से, 1991 से जो है भारत में विदेशी निवेश का प्रारंभ हुआ। इससे पहले भारत में विदेशी निवेश नहीं था, यानी कि बाहर की कंपनियां आकर के भारत में अपने कारखाने स्थापित नहीं कर सकती थी, क्योंकि सरकार ने उसको पर प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है अब सरकारें प्रतिबंध क्यों लगाती है? क्योंकि बाहर की कंपनियां जब आती है तो सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट बेचती है। उससे क्या होता है कि यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो पिछड़ जाते हैं और वो कंपनियां डूब जाती है। इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, परंतु बाद में दबाव में आकर, वैश्वीकरण के दबाव में आकर 1991 से प्रतिबंध को धीरे धीरे हटाया गया। उससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनियां आई तो वो उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छा सामान मिलने लगा, विकल्प मिलने लगे कि भाई इस कंपनी का माल नहीं खरीद करके मान लो दूसरी कंपनी का माल खरीदेंगे, कम कीमत में मिल रहा है। तो उपभोक्ताओं को तो फायदा हुआ, परंतु जो देश की जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? पिछड़ गई। और इसी का उदाहरण हम देखते हैं कि परख फूड्स को किसने खरीदा? कारगिल फूड्स ने। ठीक है, और भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई, जो कि कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है।
नेक्स्ट है व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। तो देखो ये इसी का परिणाम है। व्यापार अवरोधक का मतलब देश में सरकारें विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए आयात पर क्या लगा देती है, कर लगा देती है, यानी टैक्स लगा देती है, जिसे व्यापार अवरोधक कहते हैं। यानी कि अगर हम नहीं चाहते कि कोई कंपनी हमारे देश में व्यापार करे तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट मना करने के बजाय विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा देंगे। अब बाहर की कंपनी जब आने का सोचेगी तो वो देखेगी कि भारत में जाने के लिए तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, अब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, इसलिए वह स्वतः ही नहीं आएगी और अपने देश की जो कंपनियां हैं वो सही साथ चलेगी। तो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा देना उसको क्या बोलते हैं, व्यापार अवरोधक, यानी कि व्यापार में बाधा डालना। तो ये व्यापार जो अवरोधक है व्यापार में बाधा डालने का काम करता है। अब नेक्स्ट है उदारीकरण, बिल्कुल इसके अपोजिट है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को जब हटाते हैं ये समाप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब उदार हृदय दिखाना, यानी कि आइए हमारे देश में आप खुले तौर पर व्यापार कीजिए, हमने टैक्स भी कम कर दिया है और आपको बिल्कुल सुविधा मिलेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं उदारीकरण। अतः सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण रखती है और वस्तुओं का आयात तथा निर्यात सुगमता से किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन ठीक है, यहाँ तक तो ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में फैक्ट है, विश्व व्यापार संगठन किसकी पहल पर शुरू हुआ था। तो विकसित देशों की जो पहल पर है ये शुरू हुआ था, ठीक है, विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन क्या है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बाकी आपको अभी फिलहाल ध्यान रखना है कि विकसित देशों की पहल पर ही जो है 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित, अविकसित और विकासशील। तो विकसित देशों की पहल पर किसकी स्थापना की गई थी, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। नेक्स्ट है, अब बढ़ते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो किस कारण से जो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ, उपभोक्ताओं के समक्ष अब वस्तुओं मतलब वैश्वीकरण जब हो गया भारत में तो उसका क्या प्रभाव हुआ, यानी कि एक देश की कंपनियां दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने लग गई है, अपने उत्पादों को बेचने लग गई है। अब तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसका, तो उपभोक्ताओं के समक्ष अब वस्तुओं और सेवाओं के लिए पहले से अधिक विकल्प हैं तथा भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती है। यानी कि अब विकल्प हो गए, अगर 5 दुकानें लग रही हो तो ग्राहक के पास में विकल्प होता है कि यहाँ ये महंगा दे रहा है वहाँ से ले लूँगा, लेकिन अगर एक ही दुकान हो तो ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं होता। तो वैश्वीकरण से फायदा हुआ कि जब बाहर की कंपनियों ने आके यहाँ कारखाने स्थापित किए तो यहाँ के उपभोक्ताओं के पास में काफ़ी विकल्प हो गए। आज अपने पास में मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो कितने प्रकार के विकल्प हैं, अलग अलग प्रकार की कंपनियां मौजूद हैं, है ना। तो इसलिए हम कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो उपभोक्ताओं का तो फायदा हुआ है, ये तो पक्की बात है। भारत में वैश्वीकरण से भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है। अब बाहर की कंपनियां आकर के जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करेगी तो नौकरी किसको मिलेगी, अपने देश के लोगों को। तो रोजगार में क्या हुई है, कमी हुई है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने कुछ भारतीय बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। यानी कि भारत की भी कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो अच्छा परफॉर्मेंस करके और धीरे धीरे किसमें तब्दील हो गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। यानी कि उन्होंने भी जो है अपने कारखानों को दूसरे देशों में स्थापित कर लिया है। जैसे नाम क्या है, टाटा मोटर्स क्या बनाती है, मोटर गाड़ी बनाती है। इंफोसिस IT वाली कंपनी है। डेनबेक्सी क्या बनाती है, दवा बनाती है। एशियन पेंट्स पेंट बनाती है। सुंदरम फास्टनर्स नट बोल्ट बनाती है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं कहाँ की है, ये भारत की कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब कहलाती है। नेक्स्ट है, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि विदेशी जो निवेश है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में आए और क्या करे, व्यापार करे। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो देखती है। औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं की स्थापना की जा रही है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी यहीं रहेंगे, तो उनके लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उनको दी जाती है ताकि कंपनियां आकर्षित होंगी इनको देख करके। ठीक, इन क्षेत्रों में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को स्टार्टिंग के 5 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। स्टार्टिंग 5 सालों तक कोई टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक उनका आने का कारण हो सकता है। तो इस प्रकार सरकार प्रयत्न कर रही है ताकि बाहर की जो कंपनियां अपने देश में अधिक से दिखाएं और हमारे देशों को रोजगार, हमारे देश के लोगों को रोजगार प्रदान करें। श्रम कानूनों में लचीलापन, ये भी विभिन्न प्रकार के श्रम कानून सरकार ने बनाए हुए थे, उनमें भी थोड़ा लचीलापन किया है, यानी कि ढील दी है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में कौन सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, तो ये भी फैक्ट है कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो छोटे उत्पादक और श्रमिक, सबसे ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है, छोटे उत्पादकों का और श्रमिकों का। ठीक, ये ध्यान रखना है। न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सरकारों के क्या प्रयास हैं, पहला है व्यापार एवं निवेश अवरोधों का उपयोग, दूसरा है श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन और छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए मदद। मतलब सरकार अपने हिसाब से क्या प्रयत्न कर रही है, देखिए न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय संगत का मतलब कि भाई विकासशील देशों के लिए अलग नियम, विकसित देशों के लिए अलग नियम, अविकसित देशों के लिए अलग नियम, तो ऐसा नहीं है। सरकार क्या प्रयास कर रही है, न्याय संगत का मतलब कि भाई देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों का भला हो। जैसे हमने देखा पहले, फायदा किसको ज़्यादा हो रहा है, उपभोक्ताओं को, कंपनियों को ज़्यादा कम फायदा हो रहा है। और हमने इससे पहले फैक्ट में देखा कि छोटे उत्पादक और श्रमिकों को बहुत कम फायदा हो रहा है इससे। ठीक है, तो व्यापार एवं निवेश अवरोधों का उपयोग
श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन कर रही है सरकार, और छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रयत्न कर रही है, उनकी मदद कर रही है। ठीक है, मान लो जो छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठा है, तो उसका जो माल है वो महंगा पड़ रहा है, तो ग्राहक उसको नहीं खरीदेंगे, और बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, सस्ती कीमतों पर अपने माल बेच रही हैं, तो इसलिए सरकार छोटे उत्पादकों को उठाने के लिए भी प्रयत्न कर रही है। तो ये सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न हैं। व्यापार, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार किया जाता है तो उसमें शर्तें कम से कम हो। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और नियमों का पालन भी करवाता है। विश्व के लगभग 160 जो देश हैं वो WTO के सदस्य हैं। यह सभी देशों का मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। ठीक है, फ्री व्यापार की सुविधा देता है। परंतु ये देखा गया है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोध को मनमाने ढंग से बरकरार रखा है, जबकि दूसरी ओर WTO ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश किया है। मतलब ये WTO भी भेदभाव कर रहा है। तो विकसित जो देश हैं उन्होंने तो क्या लगा रखे हैं, व्यापार अवरोध लगा रखे हैं। व्यापार अवरोध हमने पहले डिस्कस किया था कि आयात पर लगाने वाले जो टैक्स होते हैं उनको बोलते हैं व्यापार अवरोध। तो उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं कहता, परंतु जो विकासशील देश हैं भारत जैसे, ये जब व्यापार अवरोधक लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो इनको जो है ये अपने नियम बताता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है भेदभाव वाली बात है। इस प्रकार से इस पार्ट को हमने नोट्सों की सहायता से डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।